नमस्कार, मैं हूं बाबा, आपका मनोरंजन भारती, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बाबा वर्सेस बाबा के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस शो में बात करेंगे लोकसभा सीटों के लिहाज से बड़े राज्यों में एक पश्चिम बंगाल की। बंगाल को लेकर इस बार लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या बंगाल में फिर चल सकता है मोदी का जादू? विधानसभा जैसा प्रदर्शन क्या दोहरा पाएंगी ममता बनर्जी? इंडिया गठबंधन में ना होना क्या ममता बनर्जी को पड़ सकता है भारी? कांग्रेस और लेफ्ट ममता का क्या खेल बिगाड़ पाएंगे? और संदेश खाली और सीएए का क्या असर हो? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में मोदी का जादू चल सकता है? अमिताभ जी, देखिए, मोदी का जादू चल सकता है, इसके 5 मुख्य कारण हैं। हालांकि कई सारे लोग इसको मदर ऑफ ऑल बैटल कह रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि ममता जो है वो कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि चुनाव, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, यानी प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी, प्रो मोदी या एंटी मोदी की वोट है। तो एंटी मोदी वोट जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट अलायंस पे स्प्लिट हो सकता है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बंगाल में भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 32% भाजपा मतदाताओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट किया था। तीसरा बड़ा कारण जो है, जो एडवांटेज हो सकता है, वो है लाभार्थी फैक्टर। पीएम मोदी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उसका भी अच्छा खासा असर वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकता है। चौथा मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो सीएए का जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 30% है, यानी दुगनी है भारत के नेशनल एवरेज से। पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण यहाँ पर काम कर सकता है, और हमने देखा है पिछले चुनावों में कि जहाँ भी पोलराइजेशन होता है वहाँ भाजपा को एक ऑटोमेटिक फ़ायदा मिलने की उम्मीद होती है। ममता को 13 का फेरा कहीं ना हो जाए। एंटी इनकम्बेंसी ममता सरकार के खिलाफ भी वहाँ पर अच्छी खासी है। तो देखना ये पड़ेगा कि भाजपा इन सब बातों को भुना पाती है कि नहीं। अब 13 का फेरा, लेकिन बताइए 13 का फेरा, लेकिन किसी किसी को 13 जो है लकी नंबर भी होता है। लेकिन आपका कहना है कि 13 का फेरा नंबर भी होता है, लकी नंबर भी होता है। देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी इसको पाट पाती है कि नहीं। वाजपेयी जी के लिए लकी नंबर था, प्रणब मुखर्जी के लिए लकी नंबर था, लेकिन ममता बनर्जी के लिए क्या 13 का फेरा क्या होगा? सीट के लिहाज से 2014 और 2019 का आकलन आप कैसे करेंगे? हाँ, सीट के लिहाज से अगर देखें तो 2014 में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और 17% वोट शेयर था। टीएमसी को 34 सीटें, 39% वोट शेयर। लेफ्ट पार्टीज को 30% वोट शेयर था। 2019 में क्या हुआ कि लेफ्ट का सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि टीएमसी बनाम एंटी टीएमसी वहाँ पर इलेक्शन हो गया। एक तरह से 24% वोट शेयर लेफ्ट पार्टीज का घट गया, और बीजेपी का वोट शेयर 17% से 41% हो गया, और बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं टीएमसी जो है वो 34 से घट करके 22 पे हो गई। यानी पूरा का पूरा चुनाव जो है वो काफ़ी कांटे की टक्कर वाला चुनाव हो गया। लेकिन आप बताइए बाबा कि आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी जो है उनका जादू फिर से चलेगा बंगाल में? देखिए, आप जितना भी कहें कि ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हमने बंगाल में देखा है कि वहाँ पे बंगाली अस्मिता जो है वो ये मुद्दा खूब चलता है। उसका कारण है एक लैंग्वेज डिवाइड है वहाँ पर। ममता बनर्जी के आप चुनावी रैली में जाएंगे, आपको पूरा सब कुछ बंगाली में होता दिखेगा। बीजेपी के रैली में जाएंगे, जो बड़े नेता यहाँ से जाते हैं वो सब हिंदी में बात करते हैं। तो एक ममता बनर्जी का कनेक्ट है, और वो बंगाल अस्मिता को एक तरह से भुनाने की कोशिश विधानसभा चुनाव में भी करती है और लोकसभा चुनाव में करती है, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। एक मैं कहूँ बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली भी वहाँ पर एक फैक्टर उन्होंने कर दिया है। दूसरा, मजबूत SC ST वोट बैंक है, महिला वोट बैंक है। महिला वोट बैंक इसलिए भी है कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो उनकी कल्याणकारी योजना है ममता बनर्जी की, उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए जितना पैसा दिया जाता था इस चुनाव के ठीक पहले उसमें बढ़ोतरी की है। ये सारी खबरें दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जब आप कलकत्ता जाएंगे तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी के लिए महिला वोट बैंक एक पुख्ता वोट बैंक है। सीए का असर दो तरफा होगा, जैसा आपने भी कहा। यदि पोलराइजेशन होता है तो हिंदू वोट एक तरफ पोलराइज होगा, तो मुस्लिम वोट भी जो है, जो कि 30% है, अच्छा खासा है, वो भी एक तरफा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो
प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। कोई लोकल बड़ा चेहरा नहीं है जो कि ममता बनर्जी को डे टू डे काउंटर कर सके। शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष पहले थे अध्यक्ष, उसको बदल करके सुकांता मजूमदार को बनाया गया। तो इन सब नेताओं में ममता बनर्जी के कद जैसा कोई नेता नहीं है। ये भी एक बीजेपी का ड्रॉबैक है। इसकी पुष्टि जो है आंकड़े भी करते हैं। यदि आप देखें तो किस ढंग से विधानसभा चुनाव में 2016 के आंकड़े देखें तो टीएमसी जो है 211 सीट मिली थी, 45% वोट मिला था। बीजेपी को 3 सीट मिली थी, केवल 10% वोट मिला था। 2021 में बीजेपी का वोट बढ़ा, जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट के वोट बीजेपी में गए थे, जो कि 21% वोट था। 2016 में वो घट के 6% हो गया लेफ्ट का वोट, वो वोट गया बीजेपी को। और कांग्रेस का भी वोट थोड़ा सा ममता बनर्जी को गया। तो ममता बनर्जी ने वोट शेयर बढ़ाया अपना। 2021 के विधानसभा चुनाव में वो 48% हो गया। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा 38% हो गया और वो 77 सीटों पे जीते। लेफ्ट और कांग्रेस खत्म हो गई। इंडिया ब्लॉक बना, मीटिंग्स हुई, ममता बनर्जी आई, पटना के मीटिंग में भी आई, बेंगलोर के मीटिंग में भी आई, लेकिन लास्ट में वो इंडिया ब्लॉक से छिटक गई। इसका क्या आपको लगता है, क्या कारण हो सकता है और इसका वोट पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, क्या है कि टीएमसी को शायद ये लगा है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो ऑलरेडी टीएमसी के पास आ चुका है। जैसा आपने बताया 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट वहाँ पर एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो उनको ऐसा अंदेशा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इनके साथ अलायंस करके हो क्या, फ़ायदा क्या मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक ये भी धारणा है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग लड़ेंगे तो जो एंटी ममता वोट है वो स्प्लिट होगा भाजपा और कांग्रेस टीएमसी अलायंस में। लेकिन अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो भाजपा जिन 18 सीटों पर जीती उसमें से 6 सीट ऐसे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा वोट पड़े थे, यानी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर टीएमसी का खेल बिगाड़ा था। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लगभग 75% वोट जो भी उसको मिलता है बंगाल में वो मुस्लिम मतदाता का ही बचा हुआ है, तो ये अलायंस अगर होता तो वोट ट्रांसफ़र इजीली हो सकता था और भाजपा को इन 6 सीटों पर मुश्किल हो सकती थी। शायद टीएमसी 30 और भाजपा 12 सीटों पर सिमट सकती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टैक्टिकल जानबूझ कैसा किया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो लेफ्ट का कमिटेड वोटर है वो यदि यदि ममता बनर्जी के साथ जाता तो वो जो है ममता बनर्जी को वोट नहीं करते, वो जो है वो बीजेपी को वोट कर देते। क्या ये इस बात में सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है, लेकिन टीएमसी और लेफ्ट के अलायंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी। टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की बात हो रही थी। देखिए, ये चुनाव या तो प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी, प्रो मोदी एंटी मोदी चुनाव है, ये ममता का चुनाव नहीं है। तो जब टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ रहे हैं तो एंटी मोदी वोट जो है वो स्प्लिट होता है। तो ये एक यहाँ पे पेचीदगी है। पिछले बार कांटे की टक्कर थी, पिछली बार भी 22 सीटें टीएमसी, 18 सीटें भाजपा। 22 सीटों पर जीत का मार्जिन अंतर सिर्फ 10% था। टीएमसी का 5% वोट बीजेपी ले ले तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो अभी अगर टीएमसी का 5% वोट बीजेपी ले लेता है तो बीजेपी की वहां पे 31 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस की एक बचेगी 32 और 10 सीटों पर टीएमसी जीत सकती है। लेकिन यही अगर टीएमसी 5% वोट ले ले तो आप बताइए, खेल पूरा उल्टा हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि 13 सीटों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है यदि 5% वोट ले ले। यदि बीजेपी का 5% वोट टीएमसी ले ले तब क्या होगा? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टीएमसी पहुंच जाएगी 33 सीट पर, कांग्रेस के पास 2 सीटें रहेंगी और बीजेपी 18 से घटकर 7 सीटों पे आ जाएगी। मतलब सिंगल डिजिट में बीजेपी आ सकती है। इतना कंपटीशन है, इतना वहाँ पर वोटों का जो है खेल ऐसा चलता है कि 5% में किसी का भी खेल बिगड़ सकता है या बन सकता है। जरूर जी। और अब तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टीएमसी को 11 सीटों का फायदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस मिलके ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? अमिताभ साहब, देखिए, बात वही है कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 44 और लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के 12% वोट मिला था। अब जब टीएमसी की बढ़त ही 3% की है तो ये 12% वोट बहुत होता है।
लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें सारा का सारा एंटी बीजेपी वोट नहीं है, इसमें कुछ एंटी बीजेपी वोट है और लेफ्ट के पास जो है लार्जली वोट वो एंटी ममता वोट है, वो एंटी बीजेपी नहीं बचा है उसके पास। तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता क्योंकि 30% है, उसके वोट के उसके सपोर्ट के लिए जो है वो लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 63% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को सपोर्ट किया था, 16% ने लेफ्ट पार्टीज को किया था। इसका ही खेल है। तो इसका मतलब मुस्लिम मतदाता जो है टीएमसी को भी वोट करता है और लेफ्ट को भी वोट करता है। लेफ्ट को कम करता है, लेफ्ट को कम करता है। और लेकिन अच्छा, जितना भी जो लेफ्ट का वोट है वो एंटी बीजेपी वोट नहीं, ये आपने कहा एंटी ममता है, एंटी ममता वोट ज्यादा है। तो इसलिए तो सवाल फिर वही उठता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जो है क्या हेल्प कर रहा है ममता को या फिर हरा रहा है? देखिए, अलग अलग सीटों पे अलग अलग खेल होगा। अब जैसे मालदा मुर्शिदाबाद की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर लेफ्ट या कांग्रेस के कैंडिडेट को जो भी वोट मिलता है वो डैमेज करता है लार्जली टीएमसी को, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं। 2021 में 75% मुस्लिम मतदाताओं ने एक्चुअली ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था। तो अगर 10% भी मुस्लिम मतदाताओं का वोट अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस खींच लेती है तो मतलब 3% वोट होता है। 3% की तो लीड है ममता बनर्जी, लीड है। अब यदि हमने मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं तो जो ममता बनर्जी को 63% मुस्लिम वोट मिलता है, लेफ्ट और कांग्रेस को 16% मिलता है। तो ये 63% वोट तो बहुत ज्यादा है, किसी भी लिहाज से ज्यादा है। वैसे प्रदेश में जहां पे 30% मुस्लिम आबादी हो, ये तो गेम चेंजर है। इसके बारे में आप बताइए। ये गेम चेंजर है क्योंकि अगर 63% इंटू 30% करेंगे, यानी टीएमसी स्टार्ट करती है 20% से किसी भी सीट पर, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज टीएमसी और ममता बनर्जी को की पार्टी को बंगाल में मिलता है। और यही पर आपने कहा कि 13 का जो फेरा है वो यही सीट है। यहाँ पे भी है 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है, वो डिटरमिन करते हैं कि कौन जीतेगा। अब आता है एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि संदेश खाली और सीए का क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा विवाद और हो चुका है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मामला शायद ये न्यूट्रलाइज हो गया है, या अगर इसका इम्पैक्ट है भी तो उसके इर्द गिर्द के सीटों पर हो सकता है। पूरे बंगाल में इसका इम्पैक्ट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये जो ध्रुवीकरण है वो माइनस टीएमसी को हिंदू वोटों में -8% का ध्रुवीकरण है और -8 होता है, लेफ्ट को -28% है और बीजेपी को हिंदू वोटों में 36% का फायदा है। वहीं मुस्लिम वोटों में करें तो 30% का फायदा टीएमसी को है, लेफ्ट को भी मिलता है, जैसा कि आपने कहा 2% ही वोट मिलता है और 32% जो है वो बीजेपी को नुकसान है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो है दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। करेक्ट, क्योंकि ध्रुवीकरण सिर्फ इस बार नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी देखने को मिला था। 36% हिंदू मतदाताओं ने अधिक 2014 के कंपैरिजन में भाजपा को वोट किया। तो जैसे ही हिंदू वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ, मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी की तरफ कंसोलिडेट हो गया। 30% अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को वोट किया। तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है, 30% है मुस्लिम आबादी, लेकिन 70% कहीं ना कहीं हिंदू आबादी भी है बंगाल में। लेकिन चुनाव जो है वो जाति पे उतना होता नहीं है, रिलीजन पे ज्यादा, रिलीजन और क्लास पे होता है। गरीब वर्सेस अमीर, गरीब वर्सेस। तो यहाँ पे एक और आंकड़ा जो हम जल्दी से ले आते हैं, ये पुरुष और महिलाओं की बात है, जिसका कि मेंशन अमिताभ जी ने किया। 42% पुरुष जो है वो टीएमसी को वोट करते हैं और 44% महिलाएं वोट करती हैं। 40% पुरुष और 40% महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं। तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को विधानसभा में, और 2019 के ये आंकड़े थे, लोकसभा में भी फायदा होता है। और यही वजह है कि महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ऐसा प्रोग्राम लेके आती हैं जिससे कि वो महिलाओं के वोट अपने तरफ खींच सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फाइट जो है वेस्ट बंगाल में होने वाली है। एक फाइनल वर्ड आपका वेस्ट बंगाल पर। जी, हमने देखा है कि जहां भी भाजपा या प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने एक मजबूत लीडर होता है, वहां पर जो लीडरशिप फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर भाजपा डिपेंडेंट हो जाएगी यहाँ पर लोकल लीडरशिप और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे,
जो कि उतनी मजबूत नहीं है कंपेयर टू टीएमसी। पश्चिम बंगाल जो है वो यूपी के साथ और बिहार के साथ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सातों फेज में चुनाव हैं और सबकी निगाहें हैं। और वहाँ पर जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि मैच है, मैं फ्रेम टू फ्रेम मैच जैसा हम टीवी में कहते हैं कि दोनों जो है इकट्ठे साथ साथ दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ का है। देखते हैं लास्ट में कौन सबसे आगे होता है, और आगे भी होगा तो थोड़े बहुत कदम से ही आगे होगा। बाबा वर्सेस बाबा में इतना ही। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तो हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।